एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसके, सीटेट के पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू में किस विषय के सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं, किस विषय के पीवाईक्यू पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात कि सीटेट में ज्योग्राफी कहां पर शामिल होगी, तो सीटेट में सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत ज्योग्राफी यानी भूगोल को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो कि प्रश्न पत्र 2 कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है। ठीक है, चलिए भूगोल की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध है। ध्यान रखिएगा, किससे, गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, एक है छोटे भूखंड और साधारण औजार, दूसरा है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, तीसरा है अर्धशुष्क क्षेत्र और चौथा है अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। और हमारे पास कूट क्या है, ए है केवल 1 2 3, बी है केवल 1 2 4, सी ऑप्शन है केवल 1 3 4 और डी ऑप्शन है केवल 2 3 4। यह प्रश्न सीटेट 2022 में पूछा गया था, लेटेस्ट प्रश्नों में से एक है। यानी आपको जब भी कृषि पढ़ना है, ये कृषि से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आपको पता हो तो आप उसे डिटेल से पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि जो पर्यावरण से संबंधित चीजें हों, जो कृषि से जुड़ी हुई चीजें हों, वो इंपॉर्टेंट हो, और हो सकता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन के रूप में किसी सेगमेंट से एक पर्टिकुलर प्रश्न को फ्रेम किया जा सके। ठीक है, अब देखो यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है, गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि आपको पता होना चाहिए कि निर्वाह कृषि क्या है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि आपको यह पता होना चाहिए कि कृषि क्या है। ठीक है, कृषि यानी एग्रीकल्चर को हम प्राथमिक क्रिया के रूप में जानते हैं, हम इसे प्राथमिक सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया के रूप में समझते हैं। ठीक है, कृषि क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है, जिसके भीतर हम फसलों, फलों, फूलों, बागानों और या आप कह सकते हैं कि पशुपालन को भी इसके भीतर हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो हम किन किन चीजों का उत्पादन करते हैं इसके भीतर, फसलों का, फलों का, फूलों का, बागान आदि। ठीक है, साथ में कृषि में हम क्या शामिल कर लेते हैं, पशुपालन को भी शामिल कर लेते हैं, यह भी इसका एक हिस्सा है, कृषि का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कृषि। यदि हम विश्व भर की बात करें तो लगभग वैश्विक जनसंख्या का 50% कृषि से संबंधित क्रियाओं से संलग्न है, और भारत की बात करें तो भारत में लगभग 2/3 हिस्सा क्या है, कृषि की गतिविधियों से क्या है, जुड़ा हुआ है। 2/3 हिस्सा अभी भी कृषि की जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं इनसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि के प्रकार के बारे में। देखिए, जो गहन निर्वाह कृषि है या गहन निर्वाह कृषि है, यह कृषि के ही टाइप में शामिल है। जैसे कृषि 2 प्रकार से होती है, एक कौन सी, निर्वाह कृषि, और दूसरी है क्या, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि का मतलब क्या, वह कृषि जिसके अंतर्गत आप अपनी फसल को, फूलों को, इनको बेचकर क्या अर्जित करते हैं, धन अर्जित करते हैं। ठीक है, और निर्वाह कृषि का मतलब यह कि यहां कोई भी समुदाय जो कृषि कर रहा है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि कर रहा है, अपने परिवार की जो भी भोजन की आवश्यकता है, जो आवश्यकताएं हैं केवल उनकी पूर्ति के लिए, उनके निर्वहन के लिए या अपने जीवन यापन के लिए जो कृषि की जाती है उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। और जो निर्वाह कृषि है इसी का एक प्रकार है गहन निर्वाह कृषि, क्योंकि निर्वाह कृषि भी 2 प्रकार से है, एक गहन निर्वाह कृषि और एक आदिम तरीके से या बहुत पुराने तरीके से जो निर्वाह की कृषियां चली आ रही हैं। ठीक है, तो जो आदिम तरीके से चली आ रही थी निर्वाह कृषि या आदिम निर्वाह कृषि, उसमें क्या क्या शामिल हो जाता है, उसमें शामिल हो जाता है स्थानांतरित कृषि, जिसे हम झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है पशुपालन कृषि, जिसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर समुदाय अपने पशु के लिए पशुचारण को ध्यान में रखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, चले जाते हैं पशुओं के साथ। ठीक है, और स्थानांतरित कृषि में क्या है, जो एक पर्टिकुलर समुदाय जंगल को वहां से हटाकर, वहां के जो जंगल के शेष या अवशेष बचे हैं पेड़ पौधों के, उन्हें जलाकर
राख को मिट्टी में मिलाने के बाद वहां पर कृषि करते हैं और फिर उसके बाद जब वहां पर वो भूमि उपजाऊ नहीं बचती तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो गहन निर्वाह कृषि है, गहन निर्वाह कृषि का मतलब वह कृषि जो किस पर सीमित है, केवल निर्वाह की आवश्यकताओं पर सीमित है। यानी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या एक परिवार यदि कृषि कर रहा है तो वह उस कृषि के माध्यम से अपने परिवार की केवल आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यहाँ पर वह उस कृषि को या उस कृषि से जो उपजा हुआ अनाज है उसे बाहर जाकर नहीं बेचता है। अपनी आवश्यकताओं के लिए जो कृषि की जाती है उसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो जो गहन निर्वाह कृषि है उसके लिए प्रश्न फ्रेम किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीजें हैं जो गृह निर्वाह या गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध रखती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब गहन निर्वाह कृषि की जाएगी यानी आप उसमें बहुत सारे लोग काम करेंगे, जितने पर्टिकुलर परिवार के लोग हैं वे सभी अपना श्रम का योगदान करेंगे, कम से कम औजारों में वह कृषि की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वाला हमारे पास ऑप्शन है कि छोटे भूखंड में और साधारण औजारों के साथ, बिल्कुल। क्यों? आपने अपनी आवश्यकताओं बस की पूर्ति के लिए कृषि की है, यानी आप एक बहुत छोटे से भूभाग में कृषि को करेंगे, इस कृषि कार्य को करेंगे और आप कम से कम औजारों के साथ करेंगे क्योंकि आपको इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है कि आप बहुत सारे औजारों को उसमें संलग्न करें। ठीक है, तो यहाँ पहला वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि ये छोटे भूखंड में और साधारण औजारों के साथ की जाती है। दूसरा, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में, बिल्कुल यह बात भी सही है कि दरअसल यह जो कृषि है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कृषि की जाएगी वह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाएगी, यानी यह बात भी बिल्कुल सही है। और जो अपनी आवश्यकताओं के लिए कृषि की जाती है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृषि की जाती है, वह शुष्क क्षेत्रों में की जाती है जहां पर क्या ध्यान रखिएगा कि तापमान अधिक होता है। तो यहाँ जो अर्धशुष्क क्षेत्र है यह यहाँ पर गलत हो जाएगा। और चौथा, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जहां की जलवायु होगी वहां पर गहन निर्वाह कृषि की जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, 1, 2, 4 सही जवाब है। 1, 2, 4 देखिए कहां पर है, ऑप्शन बी में है 1, 2, 4, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब आपको नीचे विकल्प क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन ए है, या कह सकते हैं कथन ए है, सेरिकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। और कथन बी है, पिसीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। ठीक है, कूट है केवल ए, जो हमारे पास कूट है उसमें ABCD 4 ऑप्शन है जिसमें क्रमशः ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। ए सही है लेकिन बी गलत है और ए गलत है लेकिन बी सही है। यह प्रश्न के आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। अब यदि हम बात करें हमारे विकल्प के आधार पर, तो देखिए कृषि हमने जैसा पढ़ा कि कई प्रकार की होती है और अलग अलग प्रकारों के आधार पर किन चीजों में किस चीज की कृषि की जाती है, किस कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ये भी अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे हम बात करते हैं सेरिकल्चर की, सेरिकल्चर के बारे में खास बात क्या कि सेरिकल्चर में रेशम के कीड़ों का यहां पर उत्पादन किया जाता है। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का जो वाणिज्यिक उत्पादन है, या आप कह सकते हैं कि रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन। क्यों? क्योंकि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट शो करना होगा, इसलिए इसे वाणिज्यिक पालन कहा जाएगा। क्योंकि हम इसका जब उत्पादन करेंगे इससे रेशम का निर्माण होगा और इससे हमें वाणिज्य यानी धन की प्राप्ति होगी। तो ध्यान रखिएगा कि जो सेरिकल्चर है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेरिकल्चर के भीतर रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन होता है। तो इसलिए रेशम से जुड़ी हुई जो खेती है, जो कृषि है, उसे सेरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं पिसीकल्चर का, ध्यान रखिएगा, पिसीकल्चर को मत्स्य पालन के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है, किस नाम से? मत्स्य पालन। तो पिसीकल्चर में आप छोटे छोटे पोखरों का निर्माण करते हैं, तालाब का निर्माण करते हैं और उनमें मत्स्य पालन करते हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शन देखते हैं। सेरिकल्चर का संबंध किससे है? सेरिकल्चर का संबंध है रेशम के उत्पादनों से, रेशम के जो कीड़े हैं उनके वाणिज्यिक उत्पादन से। सेरिकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन है, यानी यह कथन क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि जो विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पिसीकल्चर कहते हैं। ठीक है,
और देखते हैं, और दूसरा कथन, पिसीकल्चर रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन होता है, यह कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दरअसल इन दोनों को शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि सेरीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है और पिसीकल्चर विशेष रूप से जो तालाब और पोखरों का निर्माण होता है और उसमें जो मत्स्य पालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, पिसीकल्चर। ठीक है, तो दोनों ही कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ से पश्मीना ऊन मिलती है? हमारे पास ऑप्शन है पुलवामा, लद्दाख, पुंछ या अनंतनाग। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए, पश्मीना ऊन, और पश्मीना ऊन से क्या बनती है, पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल, और इसके बारे में हम सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस शॉल है। अब इंपॉर्टेंट बात कि इससे जो ऊन मिलता है और इससे जो हम पश्मीना शॉल बनाते हैं, यह ऊन कहां से मिलता है, किस रीजन से, किस क्षेत्र से? तो ध्यान रखिए, यह ऊन संबंधित है लद्दाख से। ये एक ऐसा प्रश्न है जो तथ्यात्मक प्रश्न है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी लद्दाख। इस रीजन में लद्दाख या पश्मीना ऊन के मिलने की वजह क्या है, यहां पर पशुपालन किया जाता है। किसका? भेड़ का पशुपालन किया जाता है, और ऐसे रीजन में इस पर्टिकुलर भेड़ की वजह से जो ऊन मिलता है इसे हम क्या कहते हैं, पश्मीना शॉल। अब इंपॉर्टेंट बात कि अलग अलग क्षेत्रों में पशुपालन के लिए अलग अलग प्रजातियों का या अलग अलग जानवरों का उपयोग किया जाता है। बहुत से क्षेत्र हैं जहां पशुपालन के लिए बकरियां, कुछ क्षेत्र में मवेशी, कुछ क्षेत्र में भेड़, कुछ क्षेत्र में याक, इन सभी चीजों का, इन सभी जानवरों का क्या किया जाता है, पशुपालन में उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और इनसे कई प्रकार, जैसे आप कह सकते हैं ऊन की प्राप्ति होती है, दूध की प्राप्ति होती है, इसके अलावा मांस का प्रोडक्शन होता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं काम आती है। इस वजह से अलग अलग रीजन की क्षेत्र की वजह से स्थलाकृति कहाँ की कैसी है, किस स्थान में किस प्रकार के जंतु या जानवर का जीवित रहना ज्यादा आसान होगा, कौन सा जानवर किस क्षेत्र में अधिक अनुकूलन प्राप्त कर पाएगा, इस वजह से अलग अलग क्षेत्र के जानवर भी अलग अलग होते हैं। जैसे रेगिस्तान रीजन की हम बात करें, वहां पर ऊंट अधिक पालतू जानवर के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उससे भी अलग अलग चीजें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, आप जब थोड़ी सी हिमालयन रीजन में पहुंचेंगे, याक और थोड़ी सी ऊपर रीजन पहुंचेंगे, भेड़, अलग अलग प्रकार की भेड़ की प्रजातियां, और भारत के कई अन्य क्षेत्रों में जैसे बकरियां, इन सभी का क्या होता है, पशुपालन में उपयोग होता है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पश्मीना ऊन कहां से हमें मिलेगा? ऑप्शन बी लद्दाख। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? ध्यान रखिएगा, कौन सी फसल कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उपजाई जा सकती है? हमारे पास ऑप्शन है मिलेट, कपास, जूट, मक्का। इस प्रश्न का सही जवाब है, इस प्रश्न के सही जवाब के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी खास विशेषता है। क्या हम कम उपजाऊ मिट्टी में, क्या हम बलुई मृदा में कपास का प्रोडक्शन कर सकते हैं? क्या हम बलुई मृदा या कम उपजाऊ मृदा में मक्का का प्रोडक्शन कर सकते हैं? क्या जूट का कर सकते हैं? क्या मिलेट का कर सकते हैं? जो सटीक और सही जवाब है इस प्रश्न का वह है ऑप्शन ए मिलेट। इन्हें हम क्या कहते हैं, मोटे अनाज के रूप में जानते हैं। और जो मोटे अनाज है जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इन मोटे अनाजों का प्रोडक्शन आप बलुई मृदा में भी कर सकते हैं, साथ में कम उपजाऊ मृदा में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोटे अनाज के भीतर मुख्यतः किन्हें शामिल किया जाता है, ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक, इन्हें बहुत अधिक या कह सकते हैं अधिक वर्षा की जरूरत नहीं पड़ती, अधिक वर्षा की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखिएगा, उच्च तापमान में भी कम वर्षा के साथ मोटे अनाजों का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इस वजह से मिलेट में एक तो मोटे अनाज शामिल होते हैं और इन सभी का प्रोडक्शन कम उपजाऊ और बलुई मृदा में हो सकता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है मिलेट। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फसलों को उन देशों के साथ जहां से ये अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती हैं उनके साथ सुमेलित कीजिए। यानी आपके पास एक सूची है जिसमें आपको क्या दिए हुए हैं कि कौन सी ये फसलें हैं, ठीक है, और दूसरी सूची में आपको दिया गया है कि कौन से स्थान है जहां ये अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है। देखते हैं सूची क्या है।
पटसन इसके सामने है ब्राजील और मिस्र, चाय ब्राजील एवं कोलंबिया, कॉफी केन्या एवं श्रीलंका, कपास भारत एवं बांग्लादेश। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो फसलें दी गई हैं इनकी खास विशेषताएं क्या हैं और ये किन रीजन में उगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले अपने पटसन की बात करते हैं। ठीक है, तो पटसन को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा, इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, सुनहरे रेशे के अलावा आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो प्रोडक्शन है ये कहां होता है? अधिकतर जलोढ़ मृदा में, अधिकतर जलोढ़ मृदा में पटसन का प्रोडक्शन या उत्पादन ज्यादा होता है। इसके लिए उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत होगी तभी पटसन का प्रोडक्शन हो सकेगा। इसके अलावा भारी वर्षा होनी चाहिए, अत्यधिक वर्षा होगी जब तभी पटसन का प्रोडक्शन क्या हो पाएगा? हो सकता है। तो वो कौन से रीजन है जहां पर अधिक टेम्परेचर होगा, जहां पर अधिक वर्षा हो रही है, जहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाएगी? तो ये सारे कॉम्बिनेशन के बाद, क्योंकि यहां पर ये कौन सा रीजन होगा? ये रीजन होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही हाई टेम्परेचर होता है और वर्षा भी क्या होती है? अधिक होती है। अब उष्णकटिबंधीय रीजन में हम ऑप्शन की बात करें कि कौन से रीजन में पटसन का प्रोडक्शन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा भारत और बांग्लादेश इसमें सबसे टॉप पर है, तो ऑप्शन 4 इसका सही सुमेलन होगा। ठीक है, बी है चाय। चाय का प्रोडक्शन, हम सबसे इंपॉर्टेंट बात की पता हो कि चाय कहां पर, तो चाय तो बागानों में उगाई जाती है, तो जो बागानी इलाके होंगे, बागानी क्षेत्र होंगे, वहां पर चाय का प्रोडक्शन होगा। चाय के लिए खास बात क्या कि ठंडी जलवायु इंपॉर्टेंट है और वर्ष भर जो वर्षा हो रही हो वो समवितरित हो और उच्च वर्षा हो, अधिक वर्षा हो। ध्यान रखिएगा, उच्च वर्षा के साथ जो वर्षा समवितरित होती है वहां पर आप चाय का प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी उच्च वर्षा होनी चाहिए, ऊपर से क्या हो? ठंडा क्षेत्र हो। ठीक है, ठंडा क्षेत्र हो तो वहां पर चाय का प्रोडक्शन क्या हो सकता है? किया जा सकता है या हो सकता है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे कि आखिर चाय का प्रोडक्शन कहां होता है, तो यह होता है, ध्यान रखिएगा, केन्या एवं श्रीलंका में, ऑप्शन बी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात की कॉफी का प्रोडक्शन कहां पर ज्यादा होगा, क्योंकि कॉफी भी इंपॉर्टेंट है और कॉफी के लिए तो खास विशेषताएं हैं कि यहां पर गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। कैसी? गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। प्लस गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ साथ कॉफी को क्या भी जरूरत है? कॉफी को किस चीज की जरूरत है? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें तेज जो जहां भी कॉफी का प्रोडक्शन होगा वहां पर क्या होगी? पर्वतीय ढाल होगी, पर्वतीय ढलान वाले क्षेत्र होंगे, वहां पर कॉफी का प्रोडक्शन क्या होगा? अधिक होगा, वह क्षेत्र अधिक उपयुक्त होता है। तो जो ब्राजील और कोलंबिया वाला क्षेत्र है, जो ब्राजील कोलंबिया के साथ साथ भारत वाला रीजन है, यहाँ कॉफी का प्रोडक्शन होता है। तो ब्राजील और कोलंबिया यानी ब्राजील एवं कोलंबिया यानी ऑप्शन 2। अब इंपॉर्टेंट बात, जब ध्यान रखिएगा कपास, तो कपास का प्रोडक्शन कहां होगा? कपास किस रीजन में होगा? कपास के लिए बहुत अधिक हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। हाई टेम्परेचर की जरूरत होने की वजह से कपास के प्रोडक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है वह कौन सा होता है? यूएसए वाला रीजन होता है, चाइना वाला रीजन होता है, इंडिया वाला रीजन होता है, पाकिस्तान वाला रीजन होता है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, चाइना, ये जो क्षेत्र है ये कपास के प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। ब्राजील, मिस्र, ये रीजन है जो किसके लिए फेमस है? कपास की प्रोडक्शन के लिए, ब्राजील और मिस्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और चाय वाला ध्यान रखिएगा कहां पर है? केन्या एवं श्रीलंका में। तो यदि हम इनके सही सुमेलन की बात करें, देखिए पटसन कहां पर है हमारे पास? ऑप्शन 4 भारत एवं बांग्लादेश। चाय का प्रोडक्शन केन्या एवं श्रीलंका, ऑप्शन 3। कॉफी का प्रोडक्शन है ब्राजील एवं कोलंबिया, ऑप्शन 2। और कपास का प्रोडक्शन है ब्राजील एवं मिस्र यानी ऑप्शन 1। तो इनके रीजन की वजह से कि ये क्षेत्र, ये फसलें किस रीजन में जहां अधिक प्रोडक्टिव होंगी, उसकी वजह से इनका जो सुमेलन होगा वह होगा 4 3 2 1। तो हमें कूट के आधार पर बताना होगा। कूट में देखिए 4 3 2 1 कहां पर है? 4 3 2 1 ऑप्शन डी में है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। और इस प्रश्न को ध्यान रखेगा कब पूछा गया था? सीटेट 2021 में इस प्रश्न को फ्रेम किया गया था, यानी लेटेस्ट प्रश्नों की श्रृंखला में आप इसे शामिल कर सकते हैं। तो आपको यह भी ठीक से ध्यान रखना होगा
कि जितनी भी फसलें हैं इंपॉर्टेंट है, उन फसलों का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा, किस रीजन में होता है, कौन से देश इससे जुड़े हुए हैं। अब देखिए इस बार तो ये पूछा गया कि कौन से देश जुड़े हुए हैं, हो सकता है अगली बार ये प्रश्न फ्रेम किया जाए कि पटसन को और किस नाम से जानते हैं, या हो सकता है यह प्रश्न फ्रेम कर लिया जाए कि जो पटसन है वह निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, और इस तरीके से कुछ प्रश्नों को फ्रेम कर लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ठीक से फसलें, उनकी लोकेशन और उन फसलों के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी स्थितियां या परिस्थितियां होनी चाहिए, ये सारी चीजें जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस पूरे एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं कुछ अलग खास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।